हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्ल और क्षारक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि 5th यूनिट है। अब तक हमने अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए दो कंसेप्ट के बारे में अध्ययन किया। पहला आर्हेनियस कंसेप्ट और दूसरा ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट आयनाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, जो कि H+ आयन और OH- आयन के आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित करता है। ब्रोंस्टेड लियोरी कंसेप्ट जो प्रोटिक मटेरियल हैं उनको परिभाषित करता है, या प्रोटॉन्स के एक्सचेंज के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार को परिभाषित करता है, जिनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस के कारण ही अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए दूसरी जो डेफिनेशंस हैं उनका भी अध्ययन करना पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वह है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट में आर्हेनियस कंसेप्ट की तरह ही आयनाइजेशन शो करने वाले जो सॉल्वेंट हैं उनके अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर सॉल्वेंट H2O या उसके अलावा कोई भी हो सकता है। आर्हेनियस कंसेप्ट में हमने ये एक लिमिट देखा था कि वहाँ पर सिर्फ जो जलीय विलायक के अंदर सिस्टम है उनको परिभाषित हम कर रहे थे। यहाँ पर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें ऑटो डिसोसिएशन का प्रोसेस होना चाहिए। अब इस प्रकार के सॉल्वेंट जो कि ऑटो डिसोसिएशन के प्रोसेस में भाग लेते हैं वो खुद अपना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएंगे। जैसे अगर हम H2O की बात करें तो H2O का जब आयनाइजेशन होगा तो आयनाइजेशन से वो H+ आयन या H3O+ आयन और OH- आयन बनाएगा। तो इस प्रकार सॉल्वेंट के आयनाइजेशन से प्लस आयन और माइनस आयन बनते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये कहता है कि अगर हम किसी कंपाउंड को सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करें और सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करने पर यदि वो कंपाउंड सॉल्वेंट के केटाइन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तब उसे हम कहेंगे कि वो एसिड है। और यदि सॉल्वेंट में कंपाउंड को डिजोल्व करने पर वो कंपाउंड सॉल्वेंट के एनाइन की सांद्रता को बढ़ा देता है तब हम कहेंगे वो कंपाउंड बेस की तरह, क्षार की तरह व्यवहार करता है। जैसे यहाँ पर BF3 को हम सॉल्वेंट के रूप में अगर कंसिडर करें तो ये इस प्रकार से ऑटो डिसोसिएशन प्रोसेस के द्वारा प्लस आयन और माइनस आयन बना रहा है। ये सॉल्वेंट के प्लस आयन और माइनस आयन है। इस सॉल्वेंट में जब हम कंपाउंड KF को डिजोल्व करते हैं तो ये KF सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इस प्रकार से K+ आयन और ये नेगेटिव आयन बना रहा है। तो हमने ये देखा कि जब हमने KF को डिजोल्व कर दिया इस सॉल्वेंट के अंदर तो इनके रिएक्शन की वजह से सॉल्वेंट के जो नेगेटिव आयन्स हैं वो बन रहे हैं। तो जैसे ही KF आयन डिजोल्व किया सॉल्वेंट का नेगेटिव आयन और बन गया, दैट मीन्स सॉल्वेंट के नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई।
तो नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, इसलिए KF कहेंगे कि वो एक बेस है। इसी प्रकार जब हम BrF3 में SbF5 को डिजोल्व करते हैं तो उसके इंट्रैक्शन से ये पॉजिटिव आयन बन रहा है जो कि सॉल्वेंट का पॉजिटिव आयन है, और ये नेगेटिव आयन बन रहा है। तो इसका जब BrF3 के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है तो सॉल्वेंट का पॉजिटिव आयन अधिक मात्रा में बन रहा है, तो पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को ये बढ़ाएगा। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर SbF5 एसिड की तरह बिहेव करेगा। इस प्रकार सॉल्वेंट के अंदर किसी कंपाउंड को जब हम डिजोल्व करेंगे तो उसका जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से होगा, उसके आधार पर हम एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है लीव्स थ्योरी। लीव्स थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पर एसिड और बेस को डिफाइन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार एसिड और बेस जब आपस में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो वो लोन पेयर के आदान प्रदान के आधार पर करते हैं। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में बिहेव करती है, लोन पेयर को ग्रहण करती है, वो इस कंसेप्ट के अनुसार एसिड कहलाते हैं। ये एसिड कैटाइंस हो सकते हैं, जैसे धातु के कैटाइंस की अगर हम बात करें, सोडियम है या Fe+2 है या Ag+ है क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस कारण वो सब क्या है, एसिड है। इसके अलावा वे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन न्यून है या जिनके अंदर रिक्त डी कक्षक होते हैं, जैसे AlF3BF3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड है या इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, इस कारण ये लोन पेयर को ग्रहण कर सकते हैं। इस कारण ये भी इस प्रकार के जो कंपाउंड है वो भी एसिड की तरह ही बिहेव करेंगे। इसके अलावा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनके अंदर पोलैरिटी होती है तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर बन जाते हैं पोलराइजेशन की वजह से, और वो जो पॉजिटिव सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सकते हैं, इस कारण वहाँ उनकी वजह से वो एसिड की तरह बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल है CO2 का। तो ये कुछ एग्जांपल थे लीव्स एसिड्स के रिलेटेड। अगर हम बात करें बेस के लिए, तो बेस या क्षार वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में बिहेव करते हैं, जो लोन पेयर दे सकते हैं। तो लोन पेयर देने वाले या तो एनाइन हो सकते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनमें लोन पेयर हो और वो स्टेबल हो, जैसे H2O है, ROH एल्कोहल्स हैं, या नॉन पोलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे एथीन है, बेंजीन है, ये भी लुईस बेस के रूप में बिहेव कर सकती हैं। तो इस प्रकार लुईस थ्योरी में लोन पेयर के जो एक्सचेंज है उसके आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया गया। इस सिद्धांत का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर इस सिद्धांत में हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करने का कोई तरीका नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ को हम नहीं बता सकते कि कौन सा एसिड कितनी अधिक स्ट्रेंथ का है। नेक्स्ट यूसेनोविच कंसेप्ट है। यूसेनोविच कंसेप्ट में एक जनरल
कंक्लूजन निकाला गया कि बेस इस प्रकार के पदार्थ होंगे जो एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में भाग लेकर साल्ट बना लेते हों, जबकि एसिड इस प्रकार के मटेरियल होंगे जो बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में भाग लेकर साल्ट का निर्माण कर लेते हैं। तो ये एक जनरल समरी है, अलग अलग प्रकार के जो डेफिनेशंस दी गई है उनके आधार पर लक्स फ्लूइड कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ये मुख्य रूप से नॉन एक्वस और नॉन प्रोटिक जो सिस्टम है उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये स्टार्टिंग में जो ऑक्साइड्स हैं उनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को समझाने के लिए प्रयुक्त किया गया था। बाद में फ्लोराइड, सल्फेट या जिनमें नेगेटिव आयंस या नेगेटिव पार्ट होता है ऑक्साइड के जैसे ही, उन कंपाउंड्स के एसिड बेस बिहेवियर को भी एक्सप्लेन इसके द्वारा किया गया, ये उसका एक्सटेंशन किया गया। इस कंसेप्ट के अनुसार बेस वो पदार्थ हैं जो ऑक्साइड डोनर होते हैं और एसिड वो पदार्थ हैं जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो इन रिएक्शन में जो ऑक्साइड आयंस हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है। जैसे यहाँ पर जब ये रिएक्शन हो रहा है तो N2O अपना ऑक्साइड आयन दे रहा है और CO2 ऑक्साइड आयन ले रहा है। ZNO और H2O7 की जो रिएक्शन है उसमें Zn अपना ऑक्साइड आयन दे रहा है और H2O7-2 ऑक्साइड आयन ग्रहण कर रहा है। तो जो डोनर है वो बेस के रूप में बिहेव करेगा और जो एक्सेप्टर है वो एसिड के रूप में बिहेव करेगा। इसके अलावा जैसे मेटलर्जी का स्टडी जब हम करते हैं, धातु निष्कर्षण में जब हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर जो अम्लीय अशुद्धियाँ वगैरह हैं उनको हटाने के लिए बेसिक गालक को हम मिक्स करते हैं, तो वहाँ पर भी जो लक्स फ्लड मॉडल है उसके आधार पर उनके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को हम समझा सकते हैं। इस मॉडल में एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ है उसको एसिडिटी पैरामीटर अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो कुछ कंपाउंड्स के जो अल्फा पैरामीटर्स हैं या एसिडिटी पैरामीटर्स हैं वो इस टेबल में शो किए गए हैं। यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि H2O के लिए ये वैल्यू 0.0 है। इसके अलावा Al2O3 का वैल्यू लगभग 0 के आसपास नेगेटिव में है। SiO2 लगभग 0 है, 0.9। Cl2O7 का मान मैक्सिमम है पॉजिटिव में और CS2O का वैल्यू है मैक्सिमम नेगेटिव में। तो इस टेबल में ये 3 तरह की कैटेगरी हो गई। इस प्रकार के ऑक्साइड्स जिनके लिए अल्फा वैल्यू लगभग 0 है, ऐसे ऑक्साइड्स जिनके लिए अल्फा वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम हो और ऐसे ऑक्साइड्स जिनके लिए अल्फा वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम हो। तो जिन ऑक्साइड्स के लिए अल्फा वैल्यू जितनी अधिक नेगेटिव होती है वो उतने ही अधिक बेसिक करैक्टर रखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि CS2O के लिए जो अल्फा वैल्यू है वो सबसे अधिक नेगेटिव था, इस कारण CS2O मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है इस टेबल के अकॉर्डिंग। जिनका अल्फा वैल्यू 0 के
नियर बाई होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में बिहेव करते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो उभयधर्मी होता है। तो यहाँ इस टेबल के अकॉर्डिंग H2O, ZnO, Al2O3 इस प्रकार के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। जिनका अल्फा वैल्यू बहुत अधिक पॉजिटिव है वो एसिडिक बिहेवियर रखते हैं। और इस टेबल के अकॉर्डिंग Cl2O7 का अल्फा वैल्यू सबसे अधिक पॉजिटिव है। इस कारण ये अत्यधिक एसिडिटी शो करने वाला एसिडिक ऑक्साइड है। तो इस प्रकार लक्स फ्लड मॉडल के आधार पर भी हम अम्ल और क्षार को डिफाइन कर सकते हैं, उनको परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम फ्लोराइड कंपाउंड या सल्फेट कंपाउंड का अध्ययन करें तो उनके फ्लोराइड आयन या सल्फेट आयन के आधार पर भी उनको हम अम्ल और क्षार में परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा यूनिट 5 का चैप्टर अम्ल और क्षार आज यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।